नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आगामी जो हमारी वार्षिक परीक्षा है वो कुछ दिनों में होने जा रही है, तो इसकी पूर्व तैयारी हम यहाँ करने वाले हैं। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हमें सही विकल्प को चुनकर लिखना है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या है हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बहुपद 4x की घात 4 धन 10x की घात 3 धन 5x की घात 5 धन 5x धन 7 की घात है। बहुपद की जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है, अर्थात इसका आंसर हम देख पा रहे हैं 5 है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का एक हल है। इसका हल हमें बताना है, तो हल बताने के लिए हम रखकर संतुष्ट करेंगे कि आंसर इससे हमें प्राप्त होता है या नहीं, अर्थात इसका आंसर होगा सी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो है x ऋण 2y बराबर 4। यदि हम x की वैल्यू 4 रख दें और y की वैल्यू 0 रख दें, तो इसे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 4 ऋण 0 बराबर 4, अर्थात ये जो मान है ये हमारी समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा, त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B 80 अंश हो तो कोण A बराबर होगा। तो एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से, इसमें एक कोण का मान दिया हुआ है। मान लीजिए इसे हम एक कोण मानते हैं, इसे B कोण और इसे C कोण। तो यहाँ पर B कोण का मान दिया हुआ है 80। हमें कोण A का मान याद करके बताना है। तो यहाँ पर BC और AB दोनों बराबर हैं। AB और BC अर्थात ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण A जो है वो कोण C के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोण A या कोण C दोनों बराबर हैं। हमें कोण A का मान याद करना है, तो कोण A धन कोण B का मान यहाँ हम लिख देंगे 80 धन कोण C को हम कोण A ही लिख देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, अर्थात 180 अंश। इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण A बराबर 180 में से 80 घट जाएगा, अर्थात 2 कोण A बराबर हो जाएगा 100। और 2 का पक्षांतर हम 100 की ओर कर देंगे तो ये भाग में चला जाएगा, अर्थात काटने पर हमें मिलेगा 50, अर्थात कोण A का मान यहाँ पर हमें मिल जाएगा 50। ठीक इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। तो चतुर्भुज ABCD में मान लीजिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोण A और कोण C बराबर हैं और कोण B और कोण D बराबर है, अर्थात यहाँ पर कोण A और C जो है ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। संख्याओं 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 6 की माध्यक है। इसमें माध्यक बताना है, तो माध्यक के लिए पहले हमें ये करना होगा कि सभी अंकों को सीक्वेंस से जमाना होगा, अर्थात आरोही क्रम में हम जमाएंगे। तो कुछ इस प्रकार हम
जमा सकते हैं। सबसे पहले हम छोटा अंक लेंगे, तो छोटा अंक हमारे पास में 1, फिर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, 4 यहाँ पर 2 बार है, फिर लेंगे हम 5, फिर लेंगे 6, 6 यहाँ पर 2 बार लेना पड़ेगा, 7, 7 जो कि हम देख पा रहे हैं 1 2 3 3 बार है। चूँकि फार्मूला होता है n+1/2, अर्थात 11 संख्याएं हैं, 11 + 1/2 अर्थात हो जाएगा 12/2, जो है डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, अर्थात छठवां जो पद है वो हमारा आंसर होगा। तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। इस तरह हम विकल्पी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, बहुपद x⁻³ ऋण x⁻² धन 1 में x⁻² का गुणांक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x⁻² से गुणा 1 का हो रहा है, जो कि सामने ऋण है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऋण 1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि, तो इसकी कोटि हो जाएगी ऋण 6। अगले प्रश्न पे देखते हैं, x = 0 समीकरण है, तो ये समीकरण y अक्ष का है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष। आगे बढ़ते हैं, आयत का प्रत्येक कोण, इसका आंसर है आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा व्यास। इसके बाद अगला, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को हम परास कहते हैं, अतः इसका आंसर हो जाएगा परास। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a⁻m भागित a⁻n, जब समान संख्याओं पर घात अलग अलग हो और उन पर यदि भाग हो रहा हो, तो ये एक सूत्र है जिसमें घातें जो हैं भाग होने पर घातें घट जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा a⁻m ऋण n। x का वर्ग ऋण y का वर्ग, तो इसके दो गुणनखंड निकलते हैं, वो x धन यानी एक धन वाले पद के रूप में मिलता है और एक ऋण वाले पद के रूप में मिलता है। x अक्ष के निर्देशांक, तो x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो y 0 हो जाता है, अर्थात भुज और 0। अगले जो है वो है ऋण 1 ऋण 2, ये जो है ये चतुर्थांश के तृतीय भाग में स्थित होता है, अतः ये तृतीय चतुर्थांश में हमें मिलेगा। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, उभयनिष्ठ जो अंतः बिंदु होता है उसे हम कोण कहते हैं। अंतिम है 5, 6 और 7 का माध्य, तो 5, 6, 7 का माध्य, तीनों संख्याओं को प्लस करके अर्थात जोड़ करके हम 3 से भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। रैखिक बहुपद की घात क्या होगी? रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो इसका आंसर है 1। चतुर्थांश किसे कहते हैं? अर्थात चतुर्थांश को बताना है, तो इसके अंतर्गत हम परिभाषा देखते हैं कि एक कार्तीय तल पर जो x अक्ष और y अक्ष से भाग निर्मित होते हैं, उन भाग में हम देखें तो 4 भाग निर्मित होते हैं, तो प्रत्येक भाग को, इस भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने का तरीका होगा
दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अर्थात इस रूप में हम लिखना चाहें तो ये 3y का पक्षांतर हम x की ओर करेंगे, अर्थात हो जाएगा x ऋण 3y, जो कि पक्षांतर पर ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर 0। अर्थात ये मानक रूप हो जाएगा। अधिक कोण की माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण की जो माप होती है वो 90 से अधिक और 180 अंश से कम होती है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हेरोन का सूत्र लिखिए। तो हेरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी के अंदर एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी, और जहाँ पर एस जो है वो एस होता है ए धन बी धन सी बटे 2। अगला देखते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो सर्वांग सम त्रिभुज उन्हें कहा जाता है जिनका आकार व आकृति समान होती है, उन्हें हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। अर्थात वे दो त्रिभुज संगत कोण भी बराबर हों और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो ये कथन हमारा सत्य है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो ये कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 अंश। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये कथन हमारा सत्य है। आधे वृत्त पर जो बना हुआ कोण होता है वो समकोण होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। इस तरह हम ये एक एक अंक के जो प्रश्न हैं उन्हें हम हल कर सकते हैं, और वार्षिक परीक्षा हेतु इनके पैटर्न को हम समझ सकते हैं कि एक अंक के प्रश्नों को कहाँ से पूछे जाने होते हैं और किस तरह से पूछा जाता है। इन प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। आगामी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।